अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात होगी। समंदरी तूफान कितना करीब? कराची में खतरा बढ़ गया। साहिली पट्टी में इनखला। मेयर कराची की जंग। एक और शरपसंद की शनाख्त। हरीम और संदल आमने सामने। और दो बहनों की धूम। बताएं कि तूफान से कराची और सिंध की पूरी साहिली पट्टी मुतासर होने का खदशा है। हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। अव्वलीन तरजीह 60,000 से जायद आबादी का इनखला है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के केटी बंदर के दौरे के बाद तमाम मुंतखब अफराद और अरकान असम्बली की भी ड्यूटियां लगाई हैं। अगले 3-4 दिन बहुत अहम हैं। क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल है। कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई है। इस दौरान शहरी सफर न करें, जहां हो वहीं रुक जाएं। कराची में 70 इंतहाई खतरनाक इमारतों से लोगों को निकाला जाएगा। 14 जून से तामीरात रोक दी जाएं। नॉर्थ ईस्ट टर्न ना करे तो फिर तो पूरा सिंध का साहिल, इवन कराची का कुछ हिस्सा, इसके डायरेक्ट वो आई ऑफ द स्टॉर्म आ सकता है। हमने अपना होमवर्क किया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमने 5 स्टार फैसिलिटी सबके लिए बना दी है। मैंने अपने जो MPAs हैं बदीन, ठट्टा और सिजावल के, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के MPAs को कहा है कि आपको बजट सेशन में अगले 2 दिन आने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को इवैक्यूएट करना। जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि वो कह रहे हैं कि तकरीबन आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश, यानी 2.5 इंच के करीब बारिश आधे घंटे में होगी। ये एक क्लाउड बर्स्ट वाला सिस्टम होगा। तेज़ हवाएं चले और तेज़ बारिश हो, बिला वजह घर से ना निकले, इसलिए कि वो नुकसान दे सकता है। 14 और 15 ये 2 दिन ज़्यादा सीवियर हैं। कंस्ट्रक्शन का काम बंद किया जाए। हमारी 70 मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग्स डिक्लेयर्ड हैं, उनका इवैक्यूएशन प्लान भी बना रहे हैं कराची के अंदर। समंदरी तूफान बिपोर जॉय मजीद खतरनाक हो गया। कराची के साहिल से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर रह गया। महकमा मौसमियात ने 11वां अलर्ट जारी कर दिया है। ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मीरपुर खास में 400 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। कराची में भी 13 से 16 जून के दरमियान आंधी के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। बिपोर जॉय मजीद बिफर गया। कराची से फासला और घट गया। समंदरी तूफान शुमाल की तरफ बढ़ने लगा। कराची के साहिल से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर रह गया। शहर में समंदरी हवाएं बंद, शदीद हब्स, झुलसा देने वाली गर्मी का राज बरकरार है। तूफान के गिर्द 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा के झक्कड़ चल रहे हैं। सिस्टम के मरकज और अतराफ में लहरें 40 फीट बुलंद हो रही हैं। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और हैदराबाद में 13 से 16 जून के दरमियान आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मीरपुर खास में भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश मुतवक्के है। कराची में समंदरी तूफान का खतरा, जिला इंतजामिया के इक़दामात सिर्फ दावों की हद तक महदूद। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगे साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स को ताहाल हटाया नहीं गया, जबकि बरसाती नालों की सफाई भी नहीं हो सकी। समंदरी तूफान कर रहा है हलकान। कराची बिलबोर्ड्स का जंगल। तेज हवाओं के दौरान तशीरी बोर्ड्स कीमती जानों के लिए खतरा बन गए। समंदरी तूफान बिपोर जॉय से सिंध के साहिली पट्टी को खतरा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खबरदार कर दिया। कहा 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। जिस जगह तूफान टकराएगा वहां लहरें 8 से 12 फीट बुलंद होंगी। ठट्ठा, केटी बंदर, बदीन समेत जेरी सिंध में तूफानी हवाएं और बारिशें हो सकती हैं।
हमारा जुनूब है वहाँ तो समझ लें कि 80% इम्कान है कि उसको डायरेक्ट अगर हिट भी नहीं भी किया तो उसके बराबर से गुजरे। ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट और आगे फिर बदी के जो साइली, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो साइली इलाके हैं वो ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। उसमें आपको पता है कि 3 तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं। बहुत हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, स्क्वाली विंड्स यानी 80 से 100 किलोमीटर और या 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उसके बाद फिर बड़ी तूफ़ानी किस्म की बारिश 3-4 दिन मुसलसल रहती है। सिंध हुकूमत ने समंदरी तूफान के पेश नज़र हंगामी मंसूबा बना लिया है। पाक फौज के एहलकार इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पहुंच गए। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत की गई है। कमिश्नर कराची ने शहर भर से बिल बोर्ड्स, साइन बोर्ड समेत इश्तिहारी मवाद हटाने का हुक्म दे दिया। ठट्ठा और बदीन के अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज, सरकारी मुलाजिमिन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तूफान में मजीद शिद्दत, समंदर की जानिब तेजी से बढ़ने लगा। सूबाई हुकूमत ने हंगामी मंसूबा बना लिया। पाक फौज के एहलकार इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कुदरती आफत से निपटने के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं कि वो 30 फुट के करीब वेव्स आ सकती हैं। आज सुबह ही हमने कमिश्नर को भी उधर भेज दिया है। पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है कि वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर जरूरत है तो तकरीबन 8 से 9 हजार फैमिलीज हैं जिनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ कराची में भी कमिश्नर को हिदायत कर दी गई है कि जो बिल बोर्ड्स हैं, जो ऐसे लूज स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सिक्योर करें। और जब ये तूफान हिट करेगा साहिल को तो हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दिन बेजा घर से ना निकले। तूफान के पेश नज़र ज़िले अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। कराची समेत साहिली अजला में कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए। कमिश्नर कराची ने शहर भर से बिल बोर्ड और साइन बोर्ड समेत इश्तिहारी मवाद हटाने का हुक्म दे दिया। महकमा सेहत और KMC अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। खतरनाक इमारतों से रिहायशियों की महफूज मकामात पर मुंतकली और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीफ कैंप कायम करने की हिदायत कर दी गई। DHA कंटेनमेंट, KMC नालों की चौकिंग भी खत्म करने का हुक्म। वाटर बोर्ड को वाटरिंग पंप लगाने के अहकाम जारी कर दिए गए। 40 खतरनाक इमारतों से फौरी तौर पर रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का भी फैसला किया गया। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। जमादर के साहिल पर भी दफा 144 कराची में समंदरी तूफान बिपोर जोए के पेश नजर साहिल समंदर पर दफा 144 का नफाज है। इंतजामिया की तरफ से हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान हमारे साथ हैं। जी काशान, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त कराची के साहिल समंदर 2 दरिया पर मौजूद हूँ। समुद्री तूफान बिपोर जोए जो है कराची के जुनूब में बताया जाता है कि 570 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और ठट्ठा से 550 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। सीवियो के साहिल समंदर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई हुई है। मैकडोनल्ड से सीवियो की जानिब आने वाले तमाम रास्तों को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। पर कराची के नौजवान जो है वो भी अभी साहिल समंदर का जो है वक्फे से रुख कर रहे हैं। DHA की सिक्योरिटी मेरे कप में आप दिखा सकते हैं। DHA की सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है। जो वक्फे से जो जितने भी अंदर मंजिल कराची के नौजवान आ रहे हैं उनको यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ से साहिल समंदर से दूर करें। जबकि रेस्क्यू का अमला जो है वो भी 11, 22 की गाड़ियाँ भी यहाँ पर जो है पहुँचा दी गई हैं। हंगामी इक़दाम जो है सिंध हुकूमत की जानिब से कर लिए गए हैं। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध जो है KT बंदर के दौरे पर थे, वो उन्होंने पूरा दौरा करा है। कमिश्नर इरफान सलाम मिरवानी साहब है, उनकी जो सदारत के अंदर इजलास आज मुनक्किद किया गया। तब 6 बजे जो है बाकायदा ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया जाएगा। अनखिला का ऑपरेशन जो है कल शाम 6 बजे तक जो है जारी रहेगा। हुकूमत सिंध के वाज़ेह अहकाम। बहुत शुक्रिया काशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और समंदरी तूफान बिपोर जोए कराची के करीब, लेकिन इब्राहिम हैदरी चश्मा गोट के रिहायशियों के पास ज़िले इंतजामिया न पहुंच सकी। मकीनों का कहना है कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। खुर्रम गुलजार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, समुद्री तूफ़ान के बाइस इनकी इस साहिली पट्टी, बिलखुसूस कराची की जो साहिली पट्टी है उसमें दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी के चश्मा गोट में। जैसे ही समंदर में तेज़ होता है तो फौरी तौर पे सबसे पहले ये चश्मा गोट है जो ज़्यादा मुतासर होता है, पूरे गोट के अंदर पानी भर जाता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के जो मकामी हैं वो मौजूद हैं और हम इनसे बात करते हैं। हमारे पास समझे सुबह भी एक गाड़ी आया, उन्होंने भी ये बयान लिया, हमने उन लोगों को ये बयान दिया, भाई देखो हमारे लिए गवर्नमेंट कोई सहूलत नहीं
कर रहा है। मकसद वगैरह आते हैं, वीडियो वगैरह बना के चले जाते हैं कि बेफिक्र हो जाओ, हम आप लोगों के लिए कुछ करते हैं, मगर करते कुछ नहीं है। मकसद ये आते हैं बस वही चावल वगैरह दे देते हैं, बोलते ये खाओ और समझो महफूज रहो। हम कहाँ महफूज रहेंगे, हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे, हम आए गए रहे, समझो कि हम समझो कभी होता है समुद्र का काम, कभी नहीं होता। ये अभी समझो समुद्र तो हमारे बिल्कुल करीब है, समझो कि अभी हमें पता नहीं है कि कितना जल्द हमें आ सकता है। समझो कि यहाँ पूरा पानी वगैरह आ जाता है तो हमारे घर वगैरह डूब जाते हैं, समझो गिर जाते हैं, तो गवर्नमेंट हमें तो बना के नहीं देती। जी बिल्कुल, इनका कहना ये है कि चश्मा गोड के जो रहायशी हैं, इनका कहना है कि जब भी कभी पानी यहाँ पे दाखिल हो जाता है इनकी आबादियों में और उनके घरों को नुकसान पहुँचता है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इनकी कोई मदद नहीं की जाती। समंदरी तूफान के असरात भारतीय रियासत महाराष्ट्र में रत्नागिरी साहिल पर लोग तूफानी लहरों के नजर हो गए। खतरनाक मनाजिर साहिल पर लगे सीसीटीवी कैमरास ने कैद कर लिए, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। सिंध हुकूमत का साहिली इलाकों से शहरियों को मुंतकिल करने के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने शहरियों को कल शाम 6 बजे तक मुंतकिल करने का किया है और पीडीएम में हर मुंतकिली की रिपोर्ट और मुंतकिल अफराद की तादाद, कैंपों में मुंतकिली की तफसीलात जारी करेगी। जबकि पीडीएम का कहना है कि तूफान की सूरत में हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। साहिली इलाकों में कच्चे मकानात के मकीनों को पहले मुंतकिल किया जाएगा। माहीगीर 17 जून तक खुले समंदर में ना जाएं। सिंध हुकूमत ने साहिली इलाकों से शहरियों को मुंतकिल करने के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने शहरियों को कल शाम 6 बजे तक मुंतकिल करने का कहा है। पीडीएम में हर 6 घंटे के बाद मुंतकिली की रिपोर्ट और मुंतकिल अफराद की तादाद, कैंपों में मुंतकिली की तफसीलात जारी की गई हैं और ये कहा गया है कि लोगों को मुंतकिल किया जाए क्योंकि जो हवा की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सबसे पहले साहिली इलाकों में जो कच्चे मकानात में लोग रिहाइश पजीर हैं उनको मुंतकिल किया जाएगा। और यहाँ पर आपको खबर दें कि परवेज़ इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का मामला, परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर भिजवाने के खिलाफ एंटी करप्शन की अपील मंजूर कर ली। अदालत का परवेज़ इलाही को मुतल्लिका अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत का परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर भेजने का फैसला कल अदम करार। एडिशनल सेशन जज ने हुकूमती अपील मंजूर कर ली है। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं कि परवेज़ इलाही को अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का हुक्म दिया गया। हाफिज नईम उर रहमान की गैर मुंतखब शख्स को मेयर बनाने के खिलाफ केस में मुर्तज़ा वहाब ने भी फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी है। मुर्तज़ा वहाब ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेयर कराची के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए मेरे कागज़ की मंजूर हो चुके हैं। सिंध असम्बली ने तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कानून साजी की है। हाफिज नईम की दरख्वास्त हक़ाइक़ के मुनाफी है, मेरा मौक़िफ़ भी सुना जाए। और पीटीआई के अरकान हाफिज नईम को वोट देने पर तैयार नहीं। जमात इस्लामी के अपने अरकान भी मुखालफत कर रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने दावा करते हुए कहा कि हम किसी मुल्क दुश्मन की चौखट पर वोट के लिए नहीं जा रहे। अपनी शिकस्त को देखकर हाफिज नईम लोगों में मुनाफरत फैला रहे हैं। अगर हम उन्हें मेयर बना दें तो वो सब इल्जामात वापस ले लेंगे। पीटीआई के कई लोगों ने आकर ये कहा कि नहीं, हम जमात इस्लामी की अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं करेंगे। ये भी रिपोर्ट पर उस वक्त भी पीटीआई के अंदर ये एक तजब्जुब था, एक इख्तलाफ था कि हम हाफिज नईम उर रहमान को वोट नहीं देंगे तो क्या भाई हमारा कसूर था? हम किसी मुल्क दुश्मन इमरान न्याजी जैसे आदमी के दरवाजे पर नहीं जा रहे। ये जो रवैये हैं ये बहुत गैर जमहूरी है कि अपनी शिकस्त को सामने देखकर हाफिज नईम उर रहमान ने जिस किस्म की मुनाफरत वाली, नफरत वाली, लिसानी सियासत दोबारा से इस शहर और हमारे सूबे में आगे बढ़ाने की कोशिश की, हम उसकी मजम्मत करते हैं। अगर हम मेयर उनको दे दें तो ये जितने इल्जामात हम पर लग रहे हैं, मुल्क दुश्मनी के, मुल्क तोड़ने के और पता नहीं क्या क्या इल्जामात लग रहे हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे अगर हम मेयर मान लें हाफिज नईम उर रहमान साहब। सिंध हुकूमत दबाव डालने के लिए मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को गिरफ्तार कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने मेयर के इंतखाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले पर अमल दरामद के हवाले से खत लिख दिया कि पीपल्स पार्टी रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए पीटीआई के नौमुंतखब नुमाइंदों को अपने मेयर के उम्मीदवार को वोट देने के लिए गिरफ्तार करके दबाव डाल रही है। जमात इस्लामी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है।
پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے میئر کے انتخاب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے 4 منتخب نمائندوں کو گرفتار کیا ہے۔ جماعت اسلامی کی درخواست پر معزز سندھ ہائی کورٹ نے گرفتار بلدیاتی نمائندوں کو میئر کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کے لیے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے ہیں۔ معزز عدالت کے احکامات کے مطابق جو منتخب نمائندے پارٹی فیصلے کے خلاف ووٹ ڈالے گا اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور وہ ڈسکوالیفائی تصور کیا جائے گا۔ میئر کراچی کے الیکشن میں تحریک انصاف حافظ نعیم کو سپورٹ کرے گی۔ پی ٹی آئی رہنما اکرم چیمہ نے کہا کہ کسی بھی امیدوار کو ڈپٹی میئر کا فارم جمع کرانے کا نہیں کہا۔ آپ کے کینڈیڈیٹ نے بھی وڈرا کر لیا ہے ڈپٹی میئر کے حوالے سے؟ ڈپٹی میئر کا ہمارا کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو پی ٹی آئی جماعت اسلامی کو سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کر رہی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کا اپنی حکومت سے میڈیا کے ذریعے سوال، حکومت جواب دیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی۔ پشاور میں جے یو آئی مرکزی مجلس شورا کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی۔ پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ اس معیشت کو اگلی حکومت کیسے سنبھالے گی، اب وہ ثابت ہو گیا ہے۔ ایسا نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں پاکستان کی شناخت کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کو ہونے والے واقعات تاریخ کا سیاہ باب قرار دیا ہے۔ حکومت کو واضح طور پر یہ تجویز دی گئی ہے کہ اس طرح کے فتنے کی بیخ کنی ہونی چاہیے اور سخت سے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ملکی معیشت اس قدر گر چکی ہے کہ اس کو اگلی حکومت اٹھائے گی کیسے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ایسا نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں جو پاکستان کا تعارف تھا ایک اسلامی پاکستان کے حوالے سے، ہمارے اس تعارف کو اور اس شناخت کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور آج دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک سیکولر ریاست کا روپ دھار چکا ہے۔ جماعت کے تمام کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ ملک کی اسلامی شناخت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے جہانگیر ترین نے استحکام پاکستان پارٹی کے عہدیداران کا اعلان کر دیا۔ عبدالعلیم خان استحکام پاکستان پارٹی کے صدر مقرر، عامر کیانی سیکرٹری جنرل ہوں گے۔ جہانگیر ترین لندن پہنچ گئے، 1 ہفتہ قیام کے دوران طبی معائنہ اور سیاسی ملاقاتیں کریں گے۔ جہانگیر ترین کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی، استحکام پاکستان پارٹی کے عہدیداران کا اعلان۔ جہانگیر ترین نے عبدالعلیم خان کو استحکام پاکستان پارٹی کا صدر مقرر کر دیا۔ عامر کیانی سیکرٹری جنرل ہوں گے۔ اون چودھری پارٹی کے مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اور پارٹی ترجمان مقرر کیے گئے ہیں۔ جہانگیر ترین لندن پہنچ گئے، جہاں وہ 1 ہفتے قیام کریں گے۔ جہانگیر ترین طبی معائنہ کروائیں گے، وہ سیاسی ملاقاتیں بھی کریں گے۔ جہانگیر ترین کی مسلم لیگ نون کی قیادت سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ الیکٹیبلز کے بغیر جیت کر دکھائیں گے، سیاست کو 1000 خاندانوں سے نکال کر 24 کروڑ عوام میں لانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں پارٹیوں کے کارکن کو عزت نہیں دی جاتی، یہاں کارکنوں کا کام صرف دریاں بچھانا اور نعرے لگانا ہے، ان کو اقتدار میں بھی حصہ نہیں ملتا۔ کو شادرہ میں الیکٹیبل کے بغیر انشاءاللہ الیکشن جیت کے دکھائیں گے۔ میں سیاست کو 1000 خاندانوں سے نکال کر باہر 24 کروڑ عوام میں لانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں جو پارٹیوں کے کارکن ہیں یا پارٹیوں کے ورکرز ہیں ان کو عزت نہیں دی جاتی، ان کا کام صرف دریاں بچھانا ہے، نعرے لگانا ہے، انہیں اقتدار میں بھی حصہ نہیں ملتا۔ تو طارق بشیر چیمہ صاحب چونکہ فیڈرل منسٹر بھی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی مصروفیات جو ہیں بہت زیادہ ہیں، اپنے حلقے میں بھی کام ان کے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ پارٹی کے ساتھ بالکل ناراض نہیں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ روس سے سستے تیل کے معاملے پر پی ڈی ایم حکومت نے 14 ماہ ٹال مٹول سے کام لیا۔ رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سستے تیل کار کو گزشتہ سال اپریل میں موصول کرنی تھی، ماضی میں کہتے تھے یہ تیل ہماری ریفائنریز میں چل نہیں سکتا، عالمی دنیا پاکستان پر معاشی پابندیاں لگا دے گی۔ میں بار بار کہتا رہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہماری حکومت کے ساتھ بات چیت پر عمل کیا جاتا تو اربوں ڈالر کا فائدہ پہنچتا اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ کم ہوتا۔ اب 14 ماہ کے بعد ڈسکاؤنٹ بھی کوئی خاص نہیں ملا، انہوں نے ہر چیز کا بیڑا غرق کرنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کو فکس کرنے والوں کو
عوام انتخابات میں فکس کر دیں گے۔ ٹویٹ میں کہا وہاں سے بڑے پیمانے پر لوڈ شیڈنگ کی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے دور میں 80% فیڈز پر زیرو لوڈ شیڈنگ تھی۔ 5500 میگا واٹ بجلی بند صنعتوں کی وجہ سے استعمال نہیں کی جا رہی۔ شارٹ فال کا مطلب امپورٹڈ حکومت آئی پی پیز کو ایندھن کی خریداری کے لیے رقم ادا نہیں کر رہی۔ طلب 26,000 میگا واٹ اور پیداوار 20,652 میگا واٹ ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ ادا، شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک آرمی مادر وطن کا دفاع ہر قیمت میں یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان سے پیار، پاک فوج کو سلام۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ستاروں کا افواج پاکستان اور شہداء کو خراج عقیدت۔ شہداء کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آنے دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شاہد آفریدی نے پاک فوج کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا، شہداء کو بھولنے والی قوموں کا تاریخ میں کوئی نام نہیں ہوتا۔ محب پاکستانی اپنی مٹی کی محبت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ جو قومیں اپنے شہداء کو بھول جاتی ہیں ان قوموں کا تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں رہتا۔ شہداء کا خون ہم سب پر قرض ہے۔ وطن عزیز کے تمام شہداء کی قربانیوں کو نہ صرف یاد رکھا جائے گا بلکہ ان کا تقدس اور حرمت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ہر محب وطن پاکستانی اپنی مٹی کی محبت میں شہید ہونے والوں سے محبت کو اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستانی قوم شہداء کی قربانیوں کو نہ کبھی بھولی ہے اور نہ کبھی بھولے گی۔ اپنے عزیز کے تمام شہداء کی قربانیوں کو نہ صرف یاد رکھا جائے بلکہ ان کے تقدس اور حرمت میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نیشنل لاجسٹکس سیل نے ایک اور اہم سنگ میل طے کر لیا ہے۔ این ایل سی کے ٹرکوں کا قافلہ تجارتی سامان لے کر افغانستان کے راستے ازبکستان اور قازقستان پہنچ گیا۔ یہ کامیابی علاقائی رابطوں کو بڑھا کر وسطی ایشیا میں نئی منڈیوں کو تلاش کرنے کی حکومتی پالیسی کا حصہ ہے۔ انٹرنیشنل روڈ ٹرانسپورٹ سے ٹرانزٹ کے وقت 70 سے 80% کی نمایاں کمی ہوئی۔ وسطی ایشیا میں نئی منڈیوں کو تلاش کرنے کا مشن، این ایل سی نے ایک اور اہم سنگ میل طے کر لیا۔ ٹرکوں کا قافلہ تجارتی سامان لے کر افغانستان کے راستے ازبکستان اور قازقستان پہنچ گیا۔ قافلہ کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور سے تجارتی سامان لے کر روانہ ہوا تھا۔ انٹرنیشنل روڈ ٹرانسپورٹ سے ٹرانزٹ سے قیمتی زر مبادلہ کی بچت اور ٹرانزٹ کے وقت میں 70 سے 80% کی نمایاں کمی ہوگی۔ ٹی آئی آر آپریشنز سرحدوں پر ٹرکوں کے تبادلے کی ضرورت کو ختم کرتے ہوئے ون ونڈو ہل ڈیمریج چارجز ختم اور سرحد پار تجارت سے وابستہ عوامی مسائل کو دور کرتا ہے۔ دو طرفہ ٹرانسپورٹ معاہدے کے تحت پہلی بار پاکستانی ٹرک قازقستان میں داخل ہوئے۔ 1995 میں کیے گئے معاہدے پر 2 سال عمل کیا گیا۔ بین الاقوامی روڈ یونین قازقستان میں پاکستانی سفارت خانے اور تینوں ممالک کی کاروباری برادری نے زمینی راستے سامان کی ترسیل کو خوشائن قرار دیتے ہوئے این ایل سی کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس نظام کے نفاذ سے لاجسٹک پرفارمنس انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی کو بھی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ واپسی پر ٹرکوں کا قافلہ درآمدی کارگو لے کر پاکستان پہنچے گا۔ بجٹ 2023-24 کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن، بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے۔ وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کوریج، 62% عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر۔ ویلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن۔ سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو۔ خصوصات اہداف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے کیونکہ الیکشن سر پر ہیں، تو کوئی ایسا بجٹ دے جو پاپولسٹ ہو، کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر۔ بول ہے سب سے آگے، سب سے پہلے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔